हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड, आज से हम लोग इस एरिटेरिया बुक का जो बिहार स्पेशल के लिए है, इसका जो दूसरा संस्करण आया है, इसको अपने इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट आज से पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी कंटेंट है, सबसे पहले हम लोग उस कंटेंट को चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इस बुक को एक एक टॉपिक करके डेली आज से अपने इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो यह बिहार स्पेशल का जो बुक है वह बिहार तथ्य संग्रह के नाम से आया है। यह एरिटेरिया का बुक है जो बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बिहार के लिए बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के साथ साथ अन्य जितने भी बिहार संबंधित एग्जाम हैं उनके लिए यह बुक काफ़ी उपयोगी है और उनसे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो विषय सूची है, कंटेंट है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है बिहार और क्या इसका सामान्य परिचय है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बिहार और इसका सामान्य परिचय। उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया हुआ है बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, इस बिहार के तीनों काल का जो इतिहास है इसको दिया हुआ है। इसके बाद इसमें बिहार का भूगोल दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसको दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में पर्यटन जो है उसको दिया हुआ है। फिर बिहार की जो जनगणना है, जो 2011 की जनगणना है, इससे भी प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिहार की जनगणना 2011 भी दिया हुआ है। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था, इसको पूरा तरह से इसमें दिया हुआ है अलग अलग टॉपिक में। और बिहार की जो कला एवं संस्कृति है उसको भी इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ही बिहार में जो कुछ प्रमुख व्यक्ति है इनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और बिहार से कुछ जो विविध तथ्य बन सकते हैं, जो मिसलेनियस पॉइंट बन सकते हैं, उसको भी इस बुक में दिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो बीपीएससी द्वारा 68 से आपको 47 तक बीपीएससी और सीडीपीओ में पूछे हुए प्रश्न का संकलन इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग जो इस 11 टॉपिक है, इस 11 टॉपिक को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम लोग इस वीडियो को यानी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए हम लोग समय गंवाते नहीं हुए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज से हम लोग इस जो 11 टॉपिक है, इस 11 टॉपिक को अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो लाएँ आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि पहला टॉपिक दिया हुआ है बिहार का जो सामान्य परिचय है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आज बिहार सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तो यह पहला टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है सामान्य परिचय। तो बिहार का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले बिहार के नामकरण के बारे में दिया हुआ है। वो रहा है नामकरण के बारे में, 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया है। यानी 12वीं सदी में बौद्ध बिहार क्या थी, इस क्षेत्र में क्या थी? बहुत अधिक बहुलता थी और उन्हीं के कारण क्या हो गया? इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों को प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। तो जो बौद्ध अनुयायी होते थे ना, उनके जो प्रार्थना स्थल था उसको क्या कहा जाता था? उसको बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो इसी को क्या कहा गया? बिहार कहा गया है। अब हम लोग इसके बाद बिहार का जो स्थिति है इसको देखेंगे। तो जो बिहार का स्थिति है यह भारत के अपने भारत देश के बारे में दिया हुआ, उसके संदर्भ में दिया हुआ है। वो रहा है भौगोलिक स्थिति। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। तो भारत का मैप देखिएगा तो उसके उत्तर और पूर्व में कौन सा राज्य है? तो बिहार जो राज्य है वह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह बिहार का क्या हो गया? भौगोलिक स्थिति हो गया। अब हम लोग इसके बाद बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है इसको देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, यह क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से यहाँ पे आपको दिया हुआ है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। यह क्या हो गया, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया, जिसको यहाँ पे नीचे भी दिखाया गया है। अब इसके बाद हम लोग इसका लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार का चौड़ाई कितना है, तो 345 यानी 345 किलोमीटर। तो 345 किलोमीटर चौड़ाई है कितना से, उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जबकि 483 किलोमीटर जो है वह लंबाई है कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसी को यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है। जो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो दिया हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार है वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड इस तक दिया हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे इसका राज्य का जो बिहार राज्य है इसका आकृति कैसा है, यानी इसका शेप कैसा है। तो बिहार राज्य का जो शेप है वो कैसा है, आयताकार शेप है। कैसा है, आयताकार शेप है। आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, ये आपको आयताकार दिखेगा। यहाँ से यहाँ अगर मिलाएंगे फिर यहाँ से देखेंगे तो कैसे देखेगा, लगेगा कि बिहार क्या है, यह एक आयताकार शेप में दिखाई देगा। तो बिहार का शेप अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बिहार का शेप हो जाएगा आयताकार, यानी इसकी आकृति आयताकार हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो डेट वाइज है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दे रहा है 12 दिसंबर 1911 को 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। घोषणा कब किया गया, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने का घोषणा किया गया। उसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी बिहार जो है वह 59 सहित प्रांत का गठन की अधिसूचना यानी घोषणा की गया। कब किया गया, 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार यानी 59 सहित क्या हो गया, प्रांत का गठन किया गया। कब, 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा क्या हो गए, अलग अलग राज्य हो गए। यानी उड़ीसा राज्य कब बना, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर क्या हो गया, उड़ीसा राज्य बना। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम रूप से क्या हुआ, विभाजन हुआ और झारखंड नए राज्य के रूप में क्या हो गया, अस्तित्व में आया। झारखंड जो था वह बिहार का 86%, कितना 46, बिहार का 46% भूभाग लेकर क्या हुआ, भारत का 28वां राज्य कौन बन गया, झारखंड बन गया। तो आपका जो अभी स्टेट का एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें एसएसटी का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था कि बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य कब बना, तो कब बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यह डेट जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार का 46% भूभाग लेकर भारत का क्या हो गया, 28वां राज्य बन गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बहुत ही अच्छा से समझना चाहिए था। अगला बार इसमें दिया हुआ है कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, वो रहा है बिहार स्थापना दिवस। तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल बिहार का दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल है वह हो जाएगा 2.86%। कितना हो जाएगा, 2.86%। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। बिहार जो है यह भारत का क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या, तो बिहार की कुल जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है 10,40,99,452। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या दिया हुआ है। तो यह पॉइंट याद रखना है, कितना है बिहार की जनसंख्या, 10,40,99,452। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। बिहार का कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये भी प्रश्न कई बार
पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो बिहार का जो कुल जनसंख्या है वह भारत के कुल जनसंख्या का 8.6%, कितना हो जाएगा 8.6% है। तो इसको भी याद रखना है। देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दे रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2 कितना है 8.6 है, कितना है 2 कितना है 8.6% क्या है बिहार का क्षेत्रफल है। अगर वही जनसंख्या के बारे में पूछेगा तो क्या करना है 8.6 को आपको ले लेना है, कितना लेना है 8 और 6 को ले लेना है और इसके बीच में क्या करना है एक पॉइंट दे देना है, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, या बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार का जनसंख्या हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल को निकालते हैं 2.86, तो इसी 8.6 में क्या करना है एक पॉइंट दे देना है और इसको 2 को क्या करना है गायब कर देना है। तो क्या हो जाएगा 8.6 क्या हो जाएगा भारत का, क्या भारत के संदर्भ में बिहार का क्या हो जाएगा कुल जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बिहार का तीसरा बड़ा राज्य। बिहार क्या है, यह भारत का क्या है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार क्या है भारत का 12वां क्या है सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण यह जनसंख्या के अनुसार बिहार क्या है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसको भी याद रखना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 12वां हो जाएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है इसकी लंबाई दिया हुआ है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा 3, 4, 5 किलोमीटर कहाँ उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा 3, 4, 5 किलोमीटर हो जाएगा। और वहीं जगह इसका चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर तो कितना हो जाएगा 483 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाएगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी बिहार की जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से 173 फीट या 53 मीटर, कितना हो जाएगा 173 फीट या 53 मीटर है। औसत वर्षा बिहार में जो है वह 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। जो गंगा का ये जो नदी हो गया, तो गंगा नदी के जो उत्तर वाले इलाके हैं बिहार के, जो उत्तर वाले इलाके हैं यहाँ पे औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है, जबकि गंगा नदी के जो दक्षिण वाले जो इलाके हैं यहाँ पे औसत वर्षा से क्या होती है कम वर्षा होती है। तो आपको इसको याद रखना है। तो औसत वर्षा कितना है बिहार का 112 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उत्तर बिहार में अधिक वर्षा होती है जबकि दक्षिण बिहार में क्या होती है अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अब इसका प्रशासनिक विभाजन दिया हुआ है बिहार का, तो चलिए देखते हैं कि प्रशासनिक विभाजन में क्या क्या दिया हुआ है। दिया है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में प्रमंडल संख्या 9 है। जिला संख्या कितना है, तो जिला 38 जिला है। और 38वां जिला को याद रखना है, जो सबसे अंतिम जिला है 38वां जिला वो कौन सा जिला है, वह है अरवल जिला। तो प्रमंडल की संख्या 9 और जिला की संख्या कितना हो गया 38। अनुमंडल की संख्या कितना है, तो अनुमंडल है 101 अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल है 534। पंचायत की संख्या टोटल कितना है, पंचायत की संख्या है 8058, कितना है 8058 पंचायत है। नगर निगम, तो नगर निगम की संख्या कितना है 19 है। जो 19वां नगर निगम है वो कौन सा है, सहरसा नगर निगम है। तो बिहार में नगर निगम कितना है 19 है, और जो सबसे अंतिम नगर निगम है यानी 19वां जो नगर निगम है वो कौन सा है, सहरसा नगर निगम है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है नगर परिषद। तो बिहार में नगर परिषद की संख्या कितना है 88 है, कितना है नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत 154 है, कितना है नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला, तो बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितना है 40 है। जो 38 जिले हैं उसमें क्या है, उसके अतिरिक्त बगहा और नवगछिया जो पुलिस जिला है 2 अतिरिक्त पुलिस जिला है। तो 38 जिला और बगहा के साथ साथ नवगछिया 2 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 पुलिस जिलों की संख्या याद रखना है। अब देखेंगे कि बिहार की विधायिका इसमें दिया हुआ है। तो बिहार की विधायिका के बारे में देखेंगे, बोल रहा है कि बिहार का जो विधानमंडल है वो क्या है द्विसदनीय है। क्या है, बिहार का विधानमंडल क्या है, यह द्विसदनीय है। उसके बाद बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। कितना है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, जबकि विधान परिषद बोलेगा
जबकि विधान परिषद बोलेगा तो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो कितना है, 75 है। तो आपको इसको याद रखना है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, 243, और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जबकि वहीं पर राज्यसभा की जो सीटें हैं इसकी संख्या कितना है, तो 16 है। कितना है, 16 है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, 16 है। तो ये जो 4 डाटा है आपको, इन चारों डाटा को आपको याद रखना है, इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बिहार का जो विधानसभा है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार का जो विधानसभा है इसमें कुल आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो कितना है, 40 सीट क्या है, आरक्षित है विधानसभा में, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। कौन कौन सा है, तो कटोरिया और मनिहारी, 2 क्या है, वह अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित सीटों की संख्या है। उसके बाद दिया हुआ है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वह कितना है, 6 है। और कौन कौन सा है, तो गोपालगंज है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और क्या है, सासाराम है। यही 6 सीट क्या है जो बिहार जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित सीटों की संख्या है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे बिहार की चौहद्दी यानी इसके सीमा से संबंधित कुछ यहाँ पे तथ्य दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है बिहार का जो उत्तर में कौन सा देश है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। कौन सा देश है, नेपाल देश है। तो जो बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, इससे बिहार के कितने 7 जिले हैं वो क्या करते हैं, अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। लिखा हुआ है बिहार से नेपाल से बिहार के 7 जिले क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। और ये 7 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यही 7 जिले हैं जो नेपाल से क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आपको इन जिलों को याद रखना है। तो आपको इस तरह इन जिलों को याद करने में परेशानी होगा। इसके लिए आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आपके सामने एक बिहार का मैप होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में एक बिहार का रफ स्केच मैप होना चाहिए, जिससे आप इन तथ्यों को आराम से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बिहार के दक्षिण में। तो बिहार के दक्षिण में आपको पता ही होगा कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य है। तो अभी हमने देखा उत्तर में नेपाल से बिहार के 7 जिले जो क्या हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि दक्षिण में बिहार के जो 8 जिले हैं वो क्या करते हैं, झारखंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उत्तर में 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि दक्षिण में जो 8 जिले हैं वो झारखंड के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। और ये 8 जिले कौन से हैं, तो वो 8 जिले हो जाएंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यही 8 जिले हैं जो दक्षिण में झारखंड से क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम लोग उत्तर और दक्षिण को देखने के बाद अब हम लोग पश्चिम वाले भाग को देखेंगे, पूर्व वाले भाग को देखेंगे। तो बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल क्या है, बिहार के पूर्व में है। तो बिहार के पूर्व में वेस्ट बंगाल है। इनसे बिहार के जो 3 जिले हैं ये अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, पहला जिला क्या हो जाएगा, कटिहार हो, किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला जिला किशनगंज। उसके बाद पूर्णिया वाला जिला जो है वो हो जाएगा। और अंत में जो कटिहार वाला क्षेत्र है ये भी क्या करता है, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के जो 3 जिले हैं वो क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, लेकिन आपको मैप से इन सभी को देखकर याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग उत्तर वाला भाग, दक्षिण वाला भाग और पूर्व वाला भाग देखने के बाद अब हम लोग पश्चिम वाला भाग जो यूपी का क्षेत्र है इसको अब हम लोग देखेंगे। तो यूपी से बिहार के कुल 8 जिले जो है वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिले हैं जो यूपी के साथ यानी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इन जिलों को भी आपको याद रखना है। फिर हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। उत्तर में बिहार के उत्तर में नेपाल है, जिनसे बिहार के 7 जिले क्या हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद दक्षिण में बिहार का
क्या है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, जिनसे बिहार के 8 जिले जो हैं ये अपनी सीमा को साझा करते हैं। और 8 जिले क्या है, पश्चिम में भी है जो यूपी से क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल से सिर्फ 3 जिले हैं जो क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आपको इन डाटा को अपने मैप के देखकर मैप के अनुसार से याद करना है। उसके बाद दिया हुआ है राजकीय प्रतीक। बिहार का कुछ राजकीय प्रतीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे। राजकीय चिन्ह, तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। देखिएगा आप कहीं भी लगभग बिहार का जो भी राजकीय चिन्ह मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, बोधि वृक्ष मिलेगा। अगर आप अपने जाति, आय या निवास के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिएगा वहाँ पे बिहार का जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपको बोधि वृक्ष मिलेगा। तो वहीं बिहार का जो राजकीय चिन्ह क्या है, वो है बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा क्या है बिहार की, तो बिहार में 2 राजकीय भाषा है, एक प्रथम राजकीय भाषा और एक द्वितीय राजकीय भाषा। तो बिहार की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हो जाएगा हिंदी, जबकि दूसरा राजकीय भाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उर्दू। तो इसको भी याद रखना है, बिहार में 2 राजकीय भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। इसके बाद यह है बिहार का राजकीय वृक्ष। देखिए यहाँ पे बिहार का राजकीय वृक्ष कह रहा है, चिन्ह नहीं कह रहा है। अगर चिन्ह बोलेगा तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, लेकिन अगर बिहार का राजकीय वृक्ष बोलेगा तो पीपल का वृक्ष हो जाएगा। राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन है, गेंदा है। राजकीय पशु कौन है, बिहार का राजकीय पशु 2013 से पहले कौन था, रीछ था, लेकिन अब कौन बन गया है, अब बन गया है बैल बन गया है। तो आपको बैल को याद रखना है। राजकीय पक्षी पहले क्या थी, 2013 से पहले फाख्ता हुआ करती थी, लेकिन अब कौन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया है। कौन है, गौरैया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राजकीय मछली। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, मांगुर है। इसको भी आपको याद रखना है। बिहार का राजकीय पशु बैल 2013 में बना है। राजकीय जो पक्षी है गौरैया, यह भी 2013 से है। और बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, तो मांगुर मछली है। अब हम देखेंगे बिहार का राजकीय गीत। बिहार का राजकीय गीत क्या है, बिहार का राजकीय गीत का नाम है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। यह क्या है, बिहार का राजकीय गीत है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसके गीतकार महत्वपूर्ण है। इसके गीतकार को आपको याद रखना है, यह आपके सेट में कई बार आपको मिला भी होगा। तो इस गीत के गीतकार कौन है, इस गीत के गीतकार है सत्यनारायण। कौन है, सत्यनारायण है। यही क्या है, बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। इस गीत के गीतकार कौन है, सत्यनारायण है। और इसके संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्यनारायण महत्वपूर्ण है। तो सत्यनारायण का नाम आपको याद रखना है। इस बिहार के राजकीय गीत को मान्यता कब दिया गया, तो वर्ष 2012 में। कब दिया गया, वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वह है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। आप कई स्कूलों में इस प्रार्थना गीत को सुने होंगे। तो यही क्या है, ये बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमंडल एवं उससे संबंधित जिले। तो अभी हमने देखा कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 है। अब हम लोग 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं और किस प्रमंडल में कितने जिले हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे क्रम संख्या में दिया हुआ है प्रमंडल, प्रमंडल का नाम दिया हुआ है और उस प्रमंडल में कितने जिलों की संख्या है उसको दिया हुआ है, और कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे उससे संबंधित जिले दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला जिला दिया हुआ है, प्रमंडल दिया हुआ है सारण। तो सारण में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, सारण, सिवान और गोपालगंज। कौन कौन से, सारण, सिवान और गोपालगंज। आपको पास जब मैप होगा तो आप मैप में इसको अच्छा से देखिएगा। ऐसे हम लोग इस वीडियो के अंत में बिहार का एक मैप आएगा, उसमें हम इसको दोबारा समझेंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप अपने पास एक मैप रखिएगा तो समझने में आपको आसान होगा। तो सारण में कौन कौन से जिले हैं, 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल है। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कौन कौन से, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 3 जिले दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कोसी प्रमंडल, इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ये 3 जिले क्या है, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल है। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। तो कौन कौन से 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन कौन से, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 4 जिले पूर्णिया जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर पटना अनुमंडल है, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं,
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 6 ज़िले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मगध प्रमंडल है, तो मगध के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। वो ज़िले कौन कौन से हैं? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये 5 ज़िले हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दिया हुआ है मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 ज़िले आते हैं। 6 ज़िले कौन कौन से हैं? तो मुंगेर हो जाएगा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, ये 6 ज़िले हैं जो मुंगेर जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत आते हैं। अब अंत में दिया हुआ है भागलपुर प्रमंडल, तो भागलपुर प्रमंडल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे कम और सिर्फ कितने 2 ही ज़िले आते हैं। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम ज़िले हैं, तो प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा। और इसके अंतर्गत सबसे कम ज़िले हैं, तो ज़िले कितने हैं? इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ज़िले हैं। कौन कौन से? एक तो भागलपुर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत सिर्फ भागलपुर और बांका यही 2 ज़िले आते हैं। अब हम लोग इस प्रमंडल को एक मैप के माध्यम से देखेंगे जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से बिहार के जो विभिन्न प्रमंडल है और उनमें कौन कौन से ज़िले हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला प्रमंडल क्या दिया हुआ है? तिरहुत में दिया हुआ है। तो तिरहुत के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये जो ज़िले हैं ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दरभंगा के अंतर्गत देखिए कौन कौन से ज़िले आते हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये ज़िले कहाँ से हैं? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोसी प्रमंडल, इसके अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल, तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये ज़िले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे सारण दिया हुआ है, तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये जो 3 ज़िले हैं यह सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर पटना प्रमंडल है, तो इसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये जो 6 ज़िले हैं ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद यह है मगध प्रमंडल, तो मगध प्रमंडल इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नवादा, कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया और नवादा। उसके बाद अरवल, जहानाबाद, ये जो ज़िले हैं ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद यह यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत देखिए कौन कौन से ज़िले हैं? जमुई हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, ये जो ज़िले हैं ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, भागलपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत सिर्फ कितने 2 ही ज़िले आते हैं। तो जो 2 ज़िले कौन से हो जाएंगे? पहला तो भागलपुर हो जाएगा खुद और दूसरा हो जाएगा बांका जिला हो जाएगा। तो यही 2 ज़िले हैं जो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड यही आज के इस बिहार का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, परिचय था, इस टॉपिक को हमने देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम अपने इस चैनल पे इस बुक का कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम इसको कंटिन्यू करने की प्रयास करेंगे। यह जो बुक है यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बिहार से संबंधित है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इस बुक को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, तो इसके पार्ट 2 में अब हम लोग बिहार का जो इतिहास है इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? हमने बिहार का जो सामान्य परिचय है इसको तो अब पढ़ लिया है, अब हम लोग इसके जो पार्ट 2 आएगा इसमें बिहार का जो इतिहास है, जिसमें प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास है, इसको हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके पार्ट 2 यानी बिहार के इतिहास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।